गलती से घबराओ मत, उससे सीखो, यही आपकी ग्रोथ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन वेयर वी आर डिस्कसिंग द सीबीएसई सैम्पल पेपर। राइट, वी आर डूइंग द एनालिसिस एंड हम कौन सी एनालिसिस कर रहे थे? हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज पेपर की। राइट, सो आई एम राइटिंग हियर बीएसटी। राइट, हम बिजनेस स्टडीज का पेपर पढ़ रहे थे और हमने पहले 20 क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। तो अब हमने एमसीक्यू कवर कर लिया है, तो अब हमें देखना है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, अब हमें सब्जेक्टिव पे फोकस करना है। राइट, तो सब्जेक्टिव मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी। मैंने आपको बताया कि कैसे हमें एमसीक्यू को देखना है, कैसे समझना है, कैसे आंसर एलिमिनेट करना है, कैसे पता लगना है कि ये आंसर हो सकता है या नहीं। सो आई रियली होप द पार्ट 1 वाज very satisfactory for all of you and you got to learn many things from that video. So without any further delay, let us continue with the second part where we will discuss the next question. All right, so let me open the question paper again. So here is our question paper. Right, now question number 21. Right, याद दिला दूं, इंस्ट्रक्शंस में मैंने आपको बताया था, देख लो एक बार, जब हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी उस टाइम पे भी आपको बताया था, answer should be brief and to the point. Answers to the questions carrying 3 marks, 50 to 75 words. Answer to the questions carrying 4 marks, 150 words. तो सर क्या आप सारे आंसर्स लिखोगे? मैं सारे आंसर्स नहीं लिखूंगा गाइस, बट इफ आई एम नॉट, बट आई विल स्टिल आंसर यू 1 or 2 क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी वाइज कि हमें लिख के कैसे आना है। राइट, तो अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है, सब रेडी है? ठीक है, सारे एमसीक्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, तुम्हारे पास ऑप्शंस है। राइट, तो चॉइस भी आती है। क्वेश्चन 21 सेज स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंस मतलब यानी कि बेनिफिट्स पूछ रहा है, एडवांटेजेस पूछ रहा है। बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस मींस द सेम थिंग। राइट, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So whatever you have the choice, whatever you feel is easier for you or doable for you, do that, right? But still, it is my responsibility to tell you the answer of both. तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है? जैसे मान लो सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पहली चीज, इट क्रिएट्स फ्यूचर मैनेजर्स, राइट? सो इट हेल्प्स अस टू टेक फास्टर डिसीजंस, राइट? इट रिड्यूसेस द लोड ऑफ द टॉप लेवल, राइट? तो ये क्या था, इसके सिग्निफिकेंस थे। राइट, इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले हो जाती है, देयर इज अ स्लो कम्युनिकेशन, देयर इज नो क्रिएटिविटी बिकॉज रूल्स आर वेरी रिजिड, हर चीज फॉर्मल है, एंड इट इग्नोर्स द ह्यूमन फीलिंग्स। ह्यूमन फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि सोशल होना भी बहुत जरूरी होता है, यही हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। राइट, बट हाउ यू विल राइट द आंसर, चलो देख लेते हैं। बट पहली चीज, आप मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हो कि कैसे टू द पॉइंट बात करी गई है, ठीक है? सो दिस इज द मार्किंग स्कीम, यू कैन सी question number 21, right? Just a second. Okay, so question number 21, you can see. तो कैसे किया है आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो बोल रहा है एनी 3, उसने सारे बता दिया आपको ऑप्शन, एनसीईआरटी के 5 ऑप्शन है हमारे पास बेनिफिट्स के, आप कोई से भी 3 लिख सकते हो। कहीं ये मत बोलना सर यहाँ तो 5 लिख के, आप तो कह रहे हो कि टू द पॉइंट बात करनी है, वो भी टू द पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, दे आर सेइंग एनी 3, दिस इज द मार्किंग स्कीम। होता गया है कि whoever is checking your paper, evaluator, they will do what, they will have this marking scheme, they will follow this, वो पढ़ेंगे। अच्छा, बोर्ड ने बोला है इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स होंगे तो मार्क्स देने, राइट? सो यू कैन सी डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव की डेवलपमेंट होना, ठीक है? सेकेंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, राइट? अगर आपने कोई चीज डिसेंट्रलाइज कर दी तो आपको पता है कि अब मिडिल मैनेजर विल सी जो पहले टॉप देख रहा था, नाउ यू नो कि फ्यूचर में कौन टॉप पे आ सकता है। थर्ड वाज क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे, क्योंकि पहले ऑर्डर फॉलो हो रहा था, कोई चीज लो से लोअर लेवल से मिडिल पे जा रही थी, मिडिल से अपर, अब कोई चीज पहले ही मिडिल पे आ गई तो लोअर से मिडिल पे जाना है। सो क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का थोड़ा सा लोड कम होगा, द लोड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ। नाउ यू विल से सर इतना ज्यादा इन्होंने लिख के दिया हुआ है, क्या हमें ऐसे लिखना है? नहीं, उन्होंने टीचर को चेक करने के लिए दिया है कि क्या बच्चा ये लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 लाइन लिख के आओगे, राइट? यू कैन राइट 2 or 3 लाइन्स अबाउट ईच पॉइंट, राइट? बट हाउ यू विल राइट इट, लेट मी शो यू, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल
दिस इज आवर शीट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपका कुछ, ऐसे आपकी आंसर शीट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आई विल राइट लाइक दिस, सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर, ठीक है। yes, so I will write the point number 1, I will write the point number 2, I will write the point number 3, ठीक है। so you can see कोई से भी इन 5 में से हमें 3 लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलप्स इनिशिएटिव, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे मान लो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी आप सब हेडिंग लिखोगे हमेशा उसको अंडरलाइन करके आना है पहले, फिर एरो डालना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट। थर्ड आप कोई भी लिख सकते हो, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, राइट, डेवलप्स इनिशिएटिव, राइट। मान लो फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, you don't have to explain too less or you don't have to explain too much, दोनों का ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपने लिखा relief to top management, so you will say that once the things are decentralized, when the work is decentralized, then the jobs which were previously done by the top management is now done by the middle or lower level, so it provides a little relaxation or relief time to the top management, or you can say that they can focus on more important areas. सो बस इतना लिखना बहुत है, यानी कि आप समझाए जा रहे हो, सो टू द पॉइंट बात करना है हमें एक्सप्लेन करना है बट टू द पॉइंट। सो दैट इज हाउ यू विल डू, ठीक है। तीनों को अंडरलाइन करना है और सबके बारे में 2-2 लाइन आपको एक्सप्लेन करनी है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हैं 22 भी देख सकते हो, 21 का और वाला भी देख सकते हो, फॉर्मल के आपके जितने भी आपके डिसएडवांटेज थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रेडी? सो इट्स अ केस स्टडी, मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखना, Annabelle Creations, an apparel designing company, has a huge pile of young men's and women's garments to be sold across its branches in various cities. इनके पास बहुत सारे garments हैं. In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount on its garment with a view to lure the buyers. It is also visiting various colleges for sponsoring fashion shows. However, the garments are not liked by the customers as they have not been made as per their needs and preferences. हो क्या रहा है कि इनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा था, इन्होंने सोचा हमें बेचना है, तो उन्होंने सोचा चलो फैशन शो कराते हैं, वहां पे प्रमोट करेंगे, वहां पे क्लियर कर देंगे अपना स्टॉक। बट लोग खरीद ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो बना ही नहीं। ये कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बीइंग फॉलोड बाय द एनाबेल क्रिएशन। कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी उन्होंने यूज करी है? तो हमने 5 पढ़ी थी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग नहीं हो रही है क्योंकि उसमें आप कस्टमर नीड का ध्यान रखते हो, बट ये लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो? नहीं। क्या आप सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी के बारे में सोच रहे हो? नहीं। क्या आप बेचने पे फोकस कर रहे हो? हाँ। सो वी आर फोकसिंग हाईली एग्रेसिव सेलिंग पे, सो हियर द सेलिंग कंसेप्ट इज यूज्ड। सो व्हिच कंसेप्ट इज यूज्ड गाइस? द सेलिंग कंसेप्ट। तो ऐसे दिमाग लगाना है, बस हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल से द सेलिंग कंसेप्ट इज यूज्ड, बट क्या बस इतना लिख दोगे? नहीं। यू विल से the company forces the sales by giving discounts, so it is not based on customer needs and they just want to sell the product, that is why selling concept is used. So ऐसे आप 2 लाइन में एक्सप्लेन करके आओगे, सिर्फ सेलिंग कंसेप्ट लिख के आओगे, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बी, ठीक है, क्वेश्चन बी। अब आप देखो ना, 22 क्वेश्चन है, ए और बी है, तो ऐसा भी नहीं है 1 मार्क इसके 1 मार्क इसके, 1.5 मार्क्स है, तो थोड़ा एक्सप्लेन तो करोगे ना। Name and state any 2 other philosophies of marketing apart from the one identified in part A. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट समझा दो, प्रोडक्शन कंसेप्ट समझा दो, मार्केटिंग कंसेप्ट समझा दो, या सोसाइटल मार्केटिंग, आपकी विश, ठीक है। राइट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? वेयर वी आर फोकसिंग ऑन द नीड्स
and preferences of the customers as well. Societal marketing क्या है? We are focusing on the needs and wants of the customers plus we are thinking about the society as well. तो बस आपको ऐसे समझा के आना है. Very basic, very easy question. Yes or no? Any doubt किसी को भी? किसी को भी कोई भी डाउट है? ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे. क्वेश्चन नंबर 23. Give any 3 points of differentiation or distinction between the money market and the capital market. तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बस डिफरेंस बताना है. अब यहां पे क्या याद रखना होता है, जब भी डिफरेंस का बनाओ, ठीक है, अगर आप टेबल बना के आते हो, टेबल बनाना बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, बिल्कुल आप टेबल बना सकते हैं. तो अगर आप टेबल बना रहे हो गाइस, पहली चीज, of course this line is important of bifurcation again, but one more line is important and that is the most important line, which is basis. If you are not writing the basis on which you are differentiating something, अगर मान लो आप primary, right, the question is the difference between money market and capital market, right? तो अगर आप money market और capital market लिखते हो और डिफरेंस लिखने लग जाते हो तो मार्क्स मिलेंगे, बट हाफ और 1 मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. सो इट इज ऑलवेज बेटर एंड इट इज ऑलवेज राइट टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल, कि किस बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम डिफरेंस बता रहे हैं, राइट? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, राइट, टाइम पीरियड, मैंने यहां पे लिखा टाइम पीरियड. तो हम सबको पता है मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, राइट? जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा हमें ऐसे बेसिस लिख के आना है. इज दैट क्लियर? इंस्ट्रूमेंट्स लिख सकते हो, मनी मार्केट का ट्रेजरी बिल्स लिख सकते हो, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट लिख सकते हो. 2 एग्जांपल लिख दिए. ऐसे उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे हमें पता है, हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट? फिर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड लिख सकते हो. मनी मार्केट में आपकी लेस रिस्क है, लेस ड्यूरेशन है. कैपिटल मार्केट में हायर रिस्क, हायर रिवॉर्ड है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ यू विल अप्रोच द डिफरेंशिएशन क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? यहां पे ध्यान रखना है कि डिफरेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें बेसिस लिखने हैं. इसमें भी ऑप्शन दिया है, गिव एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेबी, राइट? जब हमने सेबी के बारे में पढ़ा था क्लास में, आपको मैंने सारे प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन है, सारे फंक्शंस बताए थे, राइट? तो आप यहां भी देख सकते हैं हमारी मार्किंग स्कीम, ठीक है. देखो ऐसे भी आप कर सकते हो बिल्कुल, कि आपने पार्टिसिपेंट्स बोला, आप दोनों को एक्सप्लेन करो. इंस्ट्रूमेंट तो बेसिस लिख के इन्होंने एक्सप्लेन करा है, तो आप इसी चीज को टेबल के फॉर्म में बिल्कुल करके आ सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है. राइट, यू कैन सी द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सेबी: prohibition of fraud, unfair trade practices, controlling insider trading, undertaking steps for investor protection, promotion of fair practices. तो NCERT is your base book, उसमें जो भी लिखा है अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है. So that was up to the question number 23, ठीक है. Question 24 then. Question 24. Muralidhar Prakash started textile printing business in Gujarat in the year 2022 by using practice like eco-friendly dyeing and printing process in order to ensure environmental sustainability. क्या कर रहा है वो? eco-friendly dye यूज कर रहा है. Soon the business started flourishing. Flourishing मतलब अच्छा चलने लग गया बिजनेस, राइट? मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है. पहली चीज. आगे देखो. For the financial year 24-25, Muralidhar formulated the organizational goal of increasing sales by 10% and framed strategies for their achievement. Since his job was complex and stressful, he appointed subordinates to carry out the main task. उसे subordinates को भी काम दे दिया of implementing and controlling the plans and strategies made by him. Identify the level at which necessary workforce was appointed for implementing and controlling the plans made by Muralidhar. What will they need to carry out this main task? State any 2 points. So such a good question. ठीक है. अच्छा, पहली बात क्या पूछा है? कौन सी लेवल पे हमने किसी को अपॉइंट किया है, ठीक है. यहां पे देखो, उसने एक ओवरऑल गोल बना दिया ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट. इट मींस मुरलीधर इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. उसने अपनी जॉब को स्ट्रेसफुल माना तो उसने सबऑर्डिनेट्स हायर करे. टॉप का सबऑर्डिनेट कौन से लेवल पे आएगा गाइस?
middle level management. So we are focusing on the middle level management. Is that clear? So identify the level. We are talking about the mid level. Yes or no? अच्छा आगे क्या पूछा है? What will they need to do to carry out this main task? तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें टॉप के प्लान्स को एक्शन में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. उन्हें एम्प्लॉइज को यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को ड्यूटीज असाइन करनी पड़ेगी. उन्हें अपनी टीम को मोटिवेट और सुपरवाइज करना पड़ेगा. तो ऐसी चीजें आपको लिख के आनी है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिडिल लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद बस मिडिल लेवल की ड्यूटीज लिखनी है. राइट, सो यू कैन सी हियर एज वेल. लेट्स सी द मार्किंग स्कीम. द लेवल इज द मिडिल लेवल. देख सकते हो आंसर इज मिडिल लेवल. फिर कोई भी 2 पॉइंट लिख दो मिडिल लेवल के बारे में. ठीक है, interprets the policies, department has the necessary personnel, assign necessary duties, motivate them, cooperate with them. So again, easy question, right? Easy था. आपने mid level management अगर समझ लिया तो उसके बाद आप आराम से आगे आंसर लिख सकते हैं. Once you are done with that, this is mid level. So the question becomes very mid. Yes or no? Question 25. Explain the following functions of marketing. तो आपको क्या करना है? फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन करना है. कस्टमर सपोर्ट सर्विस. नाउ व्हाट इज दैट? दिस इज द पार्ट ऑफ द आफ्टर सेल सर्विस. यू विल राइट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द आफ्टर सेल सर्विस दैट वंस अ प्रोडक्ट इज सोल्ड, हाउ द कस्टमर केयर इज रिस्पॉन्डिंग. मेरे को कुछ इशू हो गया मेरे प्रोडक्ट में, मुझे वारंटी क्लेम करना है या मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, जो भी इशू है, तो आई विल कॉल. सो हाउ इज देयर सर्विस रिगार्डिंग दैट? सो इट कीप्स द कस्टमर हैप्पी इफ द कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज गुड. तो ऐसे आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं. इज दैट क्लियर? सेकेंड, आपको पैकेजिंग और लेबलिंग डिसाइड करना है. पैकेजिंग मतलब प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट्स, राइट. लेबलिंग क्या है? उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना, इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट. सो बोथ हेल्प इन द प्रमोशन, राइट. बोथ हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ कोर्स, राइट. बस शॉर्ट नोट लिख के आने 2-2 लाइन के. ठीक है, दोनों में आपको 50 to 75 वर्ड्स लिख सकते हो. मैक्सिमम 50 वर्ड्स लिखो मेरे हिसाब से, क्योंकि टोटल 4 मार्क्स है तो 2 ईच. इन द सेम वे एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग. पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग का क्या था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है. पर्सनल सेलिंग में मेन चीज क्या बताई थी आपको कि फेस टू फेस पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट. एंड सेकेंड, रिलेशनशिप बिल्डिंग. जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो तो हमारा बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होता है. Yes or no? In the same way, advertising. Advertising का क्या फीचर होगा? Advertisement is always paid and impersonal. Advertisement is paid and it is impersonal. आप पर्सनली जाके नहीं बता रहे हो. एक जनरल एड है, वो सब देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टीवी पे आप एड देखते हो, वो सबके लिए सेम एड है, राइट. बट पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो हर किसी से अलग तरीके से बेचोगे सामान. सो दैट इज हाउ बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. इज दैट क्लियर? So that is how you have to identify, that is how you have to write. So you can see here as well. Okay. Question number 25. So customer support service के बारे में बता दिया कि आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है. कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करना, उनको एडजस्ट करना, कस्टमर को हैप्पी रखना, राइट. पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में थोड़ा बता दिया. पर्सनल सेलिंग के फीचर्स मैंने आपको बताया. पर्सनल फॉर्म, रिलेशनशिप बिल्डिंग. एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स, पेड फॉर्म, इम्पर्सनल, स्पॉन्सर, राइट. कोई भी 2 लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि प्लानिंग क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है? हाँ, ओवरऑल प्लान्स टॉप मैनेजमेंट बनाता है, बट हर लेवल पे अपने अपने प्लान्स फॉर्मुलेट होते हैं. So everyone plan at every level. So planning is done. Plans are made at every level. हर लेवल पे प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं. Yes or no? So plans हर लेवल पर बनाए जाते हैं, right? Second, futuristic function of the management. Now we are thinking about the future in advance. कि future में अगर ऐसा होगा, we are ready with that. Remember planning का second step, developing premises. So we are assuming things in advance. So that is what you have to write here, that we make certain assumptions of the future. Developing premises के बारे में आप इसमें लिख सकते हो. That during planning we are
developing premises, we are making certain assumptions about the future. That is why to control, we cannot entirely control the future, but we can be ready for it. So that is planning is futuristic function of management. Clear हो रहा है? मजा आ रहा है? Good. Second, explain following types of plan. Strategy को explain कर दो और procedure को explain कर दो. Strategy क्या होती है हमारी? एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए क्या आप मेथड, नॉट मेथड, आप क्या चीज यूज कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने चक दे इंडिया का एग्जांपल दिया था. तो उनकी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, राइट. इन द सेम वे प्रोसीजर, किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है, राइट. यू कैन सी हियर एज वेल. Planning is pervasive. Planning is required at all levels of management is the main line you have to write. Planning is futuristic, involves looking ahead, right? तो ये main line है. Strategy क्या होती है? Provides the broad contours of organization business. It will also refer to future decisions, defining the organizational direction, right? Then if you talk about procedure, procedures are routine steps on how to carry out the activities. ठीक है, easy है. But मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे attempt करते ए और ये ए पार्ट, क्योंकि ये ज्यादा इजी है. सच में ज्यादा इजी है, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग. किसी के लिए बी इजी हो सकता है, बट जनरली आई नो ए सबके लिए इजी था. 27th, द मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर ऑफ ट्रेंडी टेक्सटाइल्स हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द जेन ज़ी on fashion trends. On studying the forces that affect business, he observed that increased awareness among Gen Zs with respect to environmental protection, preference of individuality over trends, rejection of traditional norms, greater use of social media have increased the demand for sustainable and innovative styles in clothing. Gen Zs हमें पता है कौन होते हैं. Gen Zs are the people who are born between 1997 to 2012. So 97 से लेकर 2012 जो भी जनरेशन है तो वो यंग में माना जाता है. ठीक है. I'm also young guys. Okay. So when we guys are Gen Zs, right, तो हमारा ट्रेंड जो है किस पे डिपेंड करता है. हमारे ट्रेंड्स, हम अपना खुद ट्रेंड्स बनाते हैं कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है. हम अवेयर हैं काफी. ठीक है. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस, राइट. कॉम्प्लीमेंट हो रहा है गाइस. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसकी वजह से सस्टेनेबल और इनोवेटिव स्टाइल ऑफ क्लोथिंग इंक्रीज हो रही है. डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट, DIY प्रोडक्ट्स, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय कंपनीज. तो DIY इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ रहा है, राइट. आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल पे ऊपर जा रहे हो अगर आप जेनजीज हो. तो यहाँ पे पूछ रहा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है. एंड एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन ए. तो यहाँ पे तो चलो 2 मार्क तो आपके ऐसे ही हो गए. कोई से भी 2 बिजनेस एनवायरनमेंट के फंक्शन यहाँ लिख दो. बट मेन गेम चेंजर है इसकी फर्स्ट पार्ट किससे रिलेटेड है ना. देखो, एक फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर अफेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट की जेन ज़ीज बहुत सोशल मीडिया पे अवेयर हैं, उसकी वजह से DIY प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है. यस और नो. ऐसे ही एक एग्जांपल था NCERT में, हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज इंटर रिलेटेडनेस फीचर. सो द फीचर इज इंटर रिलेटेडनेस. यस और नो. बाकी कोई भी और 2 समझा सकते हो आप, यहां पे देख सकते हो. राइट. इंटररिलेटेडनेस इज द राइट आंसर. डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड, राइट. एनी अदर 2 अदर फीचर्स, कोई से भी 2 लिख सकते हो आप, राइट. टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, रिलेटिविटी, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी. आपके पास टोटल 7 थे, एक आपने आइडेंटिफाई किया, बाकी 6 में से कोई से भी 2 लिखने. तो गाइज वी कैन डू इट ऑफ कोर्स, राइट. इजी था. देखो तो होता क्या है, केस स्टडी इतनी बड़ी देखते हैं हम डर जाते हैं. आधी चीजें सच में एक्स्ट्रा होती हैं, इग्नोर करनी होती है, फालतू होती हैं. आप उसमें से मेन लाइन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज द गेम, राइट. एंड इट इज टाइम टू प्ले द गेम एंड वी हैव टू सक्सीड इन आवर गेम. ओके. 28, a good control system helps the organization, right, in various ways. State any 4 points to support the statement, right. तो यहां पे क्या बताना है, कंट्रोलिंग की बेनिफिट्स बताने हैं कि कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रहता है. इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी 4 आप
बता दो कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स, राइट? रिड्यूसेस वेस्टेज, मोटिवेट एम्प्लॉयज, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, मेंटेन डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें हैं. बट राइट, इट विल ऑलवेज बी बेटर टू स्टिक टू द एनसीईआरटी as I said, right? That good control systems helps in accomplishing organizational goals. A good control systems helps in judging accuracy of standards, कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे उसकी एक्यूरेसी कितनी है. Third, making efficient use of resources, improving employee motivation, ensuring order and discipline, facilitating coordination in action, right? So बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, तो हाँ, एक चीज बता दो, इससे क्या पता चले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एक आएगा. बहुत चांसेस है एक स्टेटमेंट बेस्ड आए, डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन भी आएंगे कि बस बता दो कि ये क्या होता है, स्टेट एक्सप्लेन दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बस इतना आ जाएगा, वो भी आएगा. हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले भी याद रखने हैं. कहीं पे भी आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन बनाओ, उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, आने के चांसेस बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. The factory manager of Manik Steel Plant. The factory management of Manik Steel Plant, Masudi Lal, was in dilemma over workers shirking work. It was becoming difficult to him to identify the workers who sometimes faked illness to skip work on various. क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्कर फेक कर रहे हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है, जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं. The job of the workers was complex and intricate. He discussed the problem with one of his retired friends, Kanti Lal, who suggested him to appoint 8 supervisors. यहाँ पे पढ़ते ही आपको आंसर समझ आ गया होगा. Who would be specialists in their own fields and would be assigned work according to the qualities. Identify and explain the techniques of scientific management discussed above. बता दो इसमें क्या हार्ड है. तो सीधा सीधा फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हो रही है. जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 लोग पढ़ लिए, 8 सुपरवाइजर मतलब टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप गिवन बाय F.W. टेलर. उसने क्या किया, चीजों को 2 में डिवाइड किया, द प्लानिंग इन चार्ज एंड द प्रोडक्शन इन चार्ज. 4 people अंडर द प्लानिंग इन चार्ज, 4 people अंडर द प्रोडक्शन इन चार्ज, राइट? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, डिसिप्लिनेरियन, इंस्पेक्टर, एवरीवन. जो हमने 8 लोग पढ़े थे, दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन हियर, ओनली दैट. Yes, someone is saying root clerk, exactly. So ये सारी चीजें आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप में आती है, तो आपको 4 मार्क में इसको एक्सप्लेन करना है. इजी था. क्वेश्चन नंबर 30. तो मैं बोल रहा हूं ना, इजी होती है केस स्टडी, बस मेन लाइन समझ जाओ. पूरी केस स्टडी में कुछ था ही नहीं, 8 वर्कर पढ़ा, समझ आ गया. कांतिलाल है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट यस, हाउ यू विल अप्रोच द आंसर, यू विल से दैट, आप ये वाली लाइन कोट करोगे, अपॉइंट 8 सुपरवाइजर से लेकर क्वालिटीज तक. Then you will say that this line indicates that the functional foremanship technique of scientific management is highlighted here, under which there are 2 in charge, planning in charge, production in charge, categorized into 4 each. ऐसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. PP Motors is a reputed automobile company known for manufacturing high performance 4-wheelers. वो बहुत हाई परफॉर्मेंस 4-व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं. द कंपनी प्लान्स टू हायर 8 न्यू इंजीनियर्स. अखिलेश बैनर्जी, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हैज एलिमिनेटेड अनफीड जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स. कि पहले फालतू लोग तो ऐसे ही निकाल दिए. कंडक्टेड वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज, उन्होंने टेस्ट भी ले लिया. तो मतलब ऑफकोर्स सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, समझ आ गया होगा अब तक. वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, वेरिफिकेशन भी कर ली, मतलब बैकग्राउंड चेक भी हो गया. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स दैट बैनर्जी मस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट. यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हो चुके हैं, कौन से रह गए हैं वो बताना है, राइट? तो हमने वेरिफिकेशन तक कर लिया, क्या क्या बचा? आपने बैकग्राउंड चेक कर ली, तो उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन डिसीजन. You have to decide that you will select or not. If needed, you will do the medical test. Right? इसके अलावा और क्या होता है? जॉब ऑफर दोगे आप उनको, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर.
जॉब ऑफर भी हो गया, अब क्या बचा? एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द स्टेप्स स्टिल लेफ्ट व्हेन यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस. So you can see here as well, very important. Okay, remaining steps: selection decision, medical exam, job offer, contract of employment, right? तो 1 into 4 हर किसी का एक एक मार्क है, तो अगर आप चारों लिख के आएंगे तो 1 मार्क ईच, तो 4 मार्क्स यू विल गेट. ठीक है, देख लो यार केस स्टडी कितनी आसान है. आप लोग ऐसे ही डरते हो, बताओ. 31st, 3 more questions guys. Satya Prakash has been successfully running a dry fruit wholesale business in Rajasthan for the past 5 years. पिछले 5 साल से सत्य प्रकाश ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस अच्छे से वर्क कर रहा है. He makes sufficient investment in current assets in order to facilitate smooth day-to-day operations. तो वो current assets में daily operations उसके अच्छे से चल रहे हैं. The company has recently sold dry fruits worth 50 lakh to one of its corporate customers. तो 50 लाख वर्थ के ड्राई फ्रूट्स बेच दिए. देशमुख प्योर ग्रेन्स ऑन स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी. किसको बेचे? देशमुख को. सत्य प्रकाश देन इमीडिएटली प्लेस एन एडिशनल ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक. हाउएवर ही रिसीव्ड द ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम हिज सप्लायर आफ्टर अ लार्ज टाइम लैग. यानी कि सप्लायर से बहुत टाइम बाद उसको डिलीवरी मिली. तो पहली चीज, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट. ठीक है, हमने बोला करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स मतलब कौन से? आपकी कैपिटल की बात हो रही है, वर्किंग कैपिटल. डेली की बात हो रही है ना, कि डेली कितना आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं. करंट एसेट्स मतलब जो जल्दी से आपके लिक्विड हो सकते हैं. तो कंसेप्ट यूज इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. कंसेप्ट यूज्ड here is the working capital. ठीक है, briefly explain the factors highlighted above that will affect the requirement of the concept. ठीक है, अच्छा क्या चीज इसको अफेक्ट करेगी? पहली चीज, क्रेडिट गिवन टू कस्टमर्स, कि कस्टमर को कितना क्रेडिट आपने दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में इस बारे में बात करी थी हमने, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी. कितना क्रेडिट दिया हुआ है? अगर आपने ज्यादा क्रेडिट दिया हुआ है तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर आपके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सो इट मींस यू हैव मोर इन्वेंट्री, सो यू हैव मोर वर्किंग कैपिटल. यस और नो? सो दैट इज हाउ. हमने कितने सारे फैक्टर्स पढ़े थे अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. ठीक है, कोई से भी 2 लिख देना, राइट? यहाँ पे देख सकते हैं, देखते हैं मार्किंग स्कीम में कौन से फैक्टर्स है. सो कंसेप्ट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन आर कनेक्टेड विद द लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, कितना क्रेडिट मिला है, कितने रॉ मटेरियल मिले हैं, राइट? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. Question number 32. 3 more questions guys, sorry for that. Okay. Mr. Pankaj Kumar is working as the HR manager. कि पंकज कुमार जी HR मैनेजर हैं in Alankar Fabrics Limited, heading a team of the 15 people in his department. तो he is the leader of 15, right? 15 members है उसके डिपार्टमेंट में, उसका लीडर है हमारा मिस्टर पंकज. He has played a key role in the success of his organization by maintaining good interpersonal relations. उसने अपने subordinates के साथ बहुत अच्छे relation maintain करे और उनको influence भी करा. The subordinates willingly cooperate with him and his working style to increase the output. और सारे subordinates उसके साथ cooperate भी करते हैं. That is a good thing. यानी कि वो influence भी कर रहा है, उसके साथ cooperate भी कर रहे हैं, और ये उन सब का क्या है? head है. So it means कौन सा concept use हुआ है? Element involved in one of the functions of the management. So of course we are focusing on the leadership quality, right? So he's a good leader, right? Influencing people to work willingly, influencing the behavior of others. So that is what? That is leadership. बताया था leadership जब पढ़ाया था. कोई भी 4 feature बता दो, explanatory 4 features of the element. Leadership involves influencing others. Leadership involves changing the behavior of people, right? Leadership involves to achieve common goals. Leadership is a continuous process. बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, राइट? तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे. जब आप लीडरशिप आइडेंटिफाई करोगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कौन सी लाइन से आपको पता चला, तो आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर, ये वाली लाइन लिख सकते हो. मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन से लेकर
फिर बोलोगे दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द कंसेप्ट टॉक्ड अबाउट हियर इज ऑफ लीडरशिप। इज दैट क्लियर? स्टेट एनी 4 फीचर्स, कोई भी 4 फीचर्स लीडरशिप के आपको लिख के आने। 2 more questions. 33. Malini and Shalini recently completed their web designing course from a reputed university in Mumbai. Malini opened her own website. Malini ने अपनी वेबसाइट खोली, right? Rapid Software Private Limited. In order to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations, she divided the entire work into 4 departments. उसने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, कस्टमर. All departments are required to report to coordinating head. The company became successful in the market as all operations were carried out with high degree of specialization. उसने 4 डिपार्टमेंट बनाए, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. मालिनी जी ने अच्छा काम किया. शालिनी joined a big group named babylon.com. शालिनी ने जॉब कर ली कहीं, which offered variety of services like web service, Prime, retail. She was appointed as the head of Babylon Web Services Division and was made responsible for the profit or loss of her service division. She was happy to take the responsibility as the division would function as an autonomous unit, thus enabling her to make faster decision. अच्छा, तो हमें साफ पता चल रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं. पहले चीज में हमने एक ही हमारा मेन फॉर्म है, उसके हमने 4 डिवीजन कर दिए इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, राइट. तो वो क्या हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर. यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी अलग है कि बेबीलोन की एक वेब सर्विस है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. बेबीलोन का प्राइम वर्जन है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की. यू कैन सी आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड. Malini and Shalini were a part of. Malini is a part of the functional structure. Shalini is the part of the divisional structure. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. Give any 4 differences between the frameworks. अब टेबल बनाओगे, बेसिस लिख देना प्लीज. I request you guys, please, pretty please, okay, all right. Give any 3 differences between the frameworks. तो आपको कोई भी 4 differences बताने हैं. बहुत इजी था गाइस. लास्ट क्वेश्चन. State any 6 reliefs available to the consumers. Absolute easy question guys. आप खुद सोच के देखो, जनरल नॉलेज है आपकी, कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो आपको कोर्ट कैसे कैसे हेल्प कर सकती है. कोर्ट बोलेगा कि प्रोडक्ट रिपेयर करके दे दो, कोर्ट बोलेगा रिफंड कर दो. देखो 2 पॉइंट तो ऐसे हो गए, ठीक है. और क्या बोल सकता है, प्रोडक्ट बोलेगा कि एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो, कोर्ट बोलेगा एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो कि आपने उसको फिजिकल मेंटल डैमेज पहुंचाया है, उसको भी कंपनसेट करो. 3 मार्क्स हो गए. अच्छा, और क्या हो सकता है, कोर्ट उसको पनिश कर सकता है. पनिश कैसे कर सकता है, लाइसेंस छीन के. और क्या कर सकता है, पूरा बिजनेस ही स्टॉप करवा सकता है, राइट. उसकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को चेंज करा सकता है, राइट. बहुत सारी चीजें. अनसेफ गुड्स पूरे मार्केट से विड्रॉ कर सकता है, बाकी कंपनीज को भी इफेक्ट हो जाएगा. विड्रॉ गुड्स फ्रॉम द मार्केट. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिलीफ्स हैं. खुद सोचो, जनरल नॉलेज लगाओ यहाँ पे कि क्या क्या हमें फायदा मिल सकता है अगर हमारा केस सही था, ठीक है. इन द सेम वे स्टेट द राइट्स अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बस अपने राइट्स के नाम बता दो. राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड. सारे 6 के 6 राइट्स के नाम बता दो. मतलब ये तो जैकपॉट क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना गाइस, इतना सिंपल 6 मार्क में. तुम्हें भी पता है कि दिस इज फ्री मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना. जो आपने पढ़ा था, जो आपने याद किया था, वो आपने लिखा है, right. So this was the complete analysis of the business studies sample paper 2025-2026. I really hope I was able to make your preparation a little better. Even it is 0.01%, I will still be satisfied. बस आपको टाइम वेस्ट नहीं लगना चाहिए था. थोड़ा तेज जरूर बोला होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो धीरे बोलता है उसको 2x पे सुनते हो. तो मैंने पहले ही 2x बोला. Okay, that was a lame excuse. All right then. So I really hope I was able to help you. Certain things that you have to remember. कोट करो, जो भी केस स्टडी में आपकी लाइन है उसको कोट करना है, ठीक है. डिफरेंस लिखोगे तो टेबल जब बना रहे हो तो बेसिस लिखना है, ठीक है. मैंने आपके लिए लिखी भी है चीज, ठीक है. स्टेट
every answer with a clear identification. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट इन्वॉल्व इज डिसेंट्रलाइजेशन, द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट शोन इज इंटररिलेटेडनेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. प्रॉपरली लिख के आओ, सीधा मत लिखो डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, मार्क्स मिल सकते हैं बट हमें और बेटर प्रेजेंट करना है. ठीक है, अच्छे से ओपन करोगे टीचर खुश होता है. ठीक है, राइट कीवर्ड्स रिच पॉइंट. हमें जब भी आंसर भरना नहीं है, पॉइंट वाइज लिखना है और कीवर्ड्स लिख के आना है, उसको अंडरलाइन करना है. यूज चैप्टर स्पेसिफिक वोकैबुलरी. डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ये वाले वर्ड लिखने जरूरी है. कंट्रोलिंग में डेविएशन की बात करनी जरूरी है. प्लानिंग में प्रीमाइसेस फोरकास्टिंग की बात करनी जरूरी है. लीडरशिप पढ़ी थी, इन्फ्लुएंस के बारे में बात करनी जरूरी है. मार्केटिंग के बारे में बात करी, कस्टमर वैल्यू नीड्स के बारे में बात करनी जरूरी है. तो कीवर्ड्स इज इक्वल्स टू एग्जामिनर कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू हायर मार्क्स. दैट इज ट्रू गाइस. ओके, एंड एज आई सेड, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है, तो ऑलवेज लिंक टू द केस. राइट इन द अबव केस this happens because, as mentioned in the situation, showing connection earns full marks. So everything you have to write. तो ये कुछ मेरी bonus tips थी. I really hope I was able to help you guys. So do give your comment if you like the video or whatever help you need from my side. I'm always there. I will come back if you need a separate video on anything else. कोई concept hard लग रहा है, बता दो. I'm always there. So guys, you guys keep on studying like this. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. आई एम राहुल गुजराल. मिलूंगा आपकी एक और ख्वाहिश फरमाइश के साथ, जो भी आप चाहोगे. सो टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.